यूपीएससी करंट वॉरियर के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड से संबंधित क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी करंट वॉरियर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज 15 जनवरी 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, हम उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु भी काफी दिलचस्प हैं। हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के एक बटे हुए फैसले को समझेंगे। बिल्कुल, और साथ ही शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबीज के लाइसेंस पर आरबीआई क्यों पुनर्विचार कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा, जंगल की आग जो अब एक आपदा बनती जा रही है और भारत इसके लिए कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं राज व्यवस्था और शासन से। बिल्कुल, तो पहला मामला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये केस है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, और इस पूरे मामले के केंद्र में है इस अधिनियम की धारा 17A। अच्छा, धारा 17A ये क्या है? देखिए, इसे 2018 के संशोधन से जोड़ा गया था। और अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये धारा कहती है कि किसी भी लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार से पूर्व मंजूरी यानी प्रायर सैंक्शन लेना जरूरी है। ओह अच्छा, तो मतलब बिना परमिशन के आप किसी सरकारी अफसर के खिलाफ जांच शुरू ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसी की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा और फैसला आया, एक विभाजित फैसला, जिसे हम स्प्लिट वर्डिक्ट कहते हैं। विभाजित फैसला मतलब जजों की राय अलग अलग थी? एकदम। एक तरफ थे जस्टिस विश्वनाथन। उन्होंने कहा कि यह धारा संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। क्या शर्त? उन्होंने कहा कि मंजूरी देने का जो फैसला है वो सरकार न ले, वो लोकपाल या संबंधित राज्य के लोकायुक्त जैसी स्वतंत्र संस्था को लेना चाहिए। ये तो एक तरह से बीच का रास्ता हुआ, ताकि राजनीतिक दबाव ना हो। सही पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ थी जस्टिस बीवी नागरत्ना। उनका मत एकदम साफ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धारा 17A सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि ये कुछ खास अधिकारियों को एक तरह की स्पेशल प्रोटेक्शन दे रही है। बिल्कुल। उनका तर्क था कि ये कुछ लोक सेवकों को एक विशेष संरक्षण देती है जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो अब क्योंकि राय बट गई है, इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है ताकि एक उपयुक्त बेंच इस पर अंतिम निर्णय ले सके। तो मतलब ये मामला अभी सुलझा नहीं है। वैसे इस अधिनियम में भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी लोक सेवक अगर अपने आधिकारिक काम को करने या ना करने के लिए अपनी तनख्वाह के अलावा किसी भी तरह की घूस या ग्रेटिफिकेशन मांगता या स्वीकार करता है तो वो भ्रष्टाचार है। और सजा? अधिकतम 5 साल की जेल। और जो 2018 का संशोधन था, उसका एक और मकसद था, ये सुनिश्चित करना कि ईमानदार अफसर बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। हाँ, और इसी संशोधन ने विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत देने को भी एक अपराध बना दिया था। अच्छा, वैसे भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और भी तो कानून है हमारे पास? हाँ, कई हैं। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC है, और RTI अधिनियम 2005 तो है ही। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी UNCAC है, जिसे भारत ने 2011 में रैटिफाई किया था। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शासन से जुड़े दूसरे विषय पर आते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, लेकिन इस बार मामला शिक्षा का है। आप शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूल RTI अधिनियम की धारा 12(1)(c) का ठीक से पालन करें। ये धारा 12(1)(c) क्या कहती है? ये धारा कहती है कि सभी स्कूलों को कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें मुफ्त में उपलब्ध करानी होंगी। तो ये तो कानून पहले से है, फिर कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? क्योंकि इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए कोर्ट ने अब साफ साफ निर्देश दिए हैं। पहला, कि केंद्र और राज्य सरकारें इस धारा को लागू करने के लिए नियम बनाएं और उन्हें अधिसूचित करें। और दूसरा निर्देश? दूसरा ये कि नियम बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्यों के आयोगों से सलाह मशवरा करना जरूरी होगा। मतलब अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। वैसे इस RTE अधिनियम के बारे में कुछ और बताइए। देखिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 21A को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था।
इसकी धारा 3 कहती है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर सब कुछ मुहैया कराएं। और जो स्कूल 25% सीटें देते हैं, सरकार उन्हें प्रति बच्चा खर्च की प्रतिपूर्ति मतलब रीइंबर्समेंट करती है। इस फैसले का महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, ये बचपन से ही वास्तविक समानता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। मतलब जब अलग-अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो समाज में बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना मजबूत होगी। बिल्कुल, ये कोठारी आयोग ने जो कॉमन स्कूल सिस्टम की कल्पना की थी, उसे मजबूत करता है। वैसे शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को समझना भी जरूरी है। हाँ, जैसे अनुच्छेद 21A तो मौलिक अधिकार है। सही। और अनुच्छेद 51A के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। और एक और है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP में अनुच्छेद 45। अच्छा, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे शासन से जुड़े मुद्दे। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। RBI शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs के लाइसेंस पर फिर से विचार कर रहा है। लेकिन RBI ने तो 2004 से UCBs को नए लाइसेंस देना बंद कर दिया था। हाँ, कर दिया था। और उसकी एक ठोस वजह थी। क्या वजह थी? वजह ये थी कि RBI ने पाया कि कई नए लाइसेंस वाले UCBs बहुत कम समय में ही आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गए थे। तो अब ऐसा क्या बदल गया कि RBI फिर से लाइसेंस शुरू करने की सोच रहा है? इसी पर RBI ने एक चर्चा पत्र यानी डिस्कशन पेपर जारी किया है। उनके मुताबिक अब लाइसेंसिंग फिर से शुरू करने के पक्ष में कुछ मजबूत तर्क हैं। जैसे कि पहला, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। UCBs आज भी दूर दराज और छोटे शहरों में बैंकिंग सेवाएं देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो सही बात है। और दूसरा तर्क? दूसरा और शायद सबसे जरूरी तर्क है RBI की बढ़ी हुई नियामक शक्तियां। 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में एक संशोधन हुआ था। अच्छा, उससे RBI को ज्यादा ताकत मिली है? हाँ, उससे RBI की इन बैंकों पर निगरानी रखने की क्षमता काफी मजबूत हुई है। और एक तीसरा कारण भी है। वो क्या है? एक नई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी है, UCFDC। उम्मीद है कि ये संस्था UCBs को पूंजी, ज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहायता देगी। तो मतलब RBI को लगता है कि इन नए इंतजामों के साथ वो जोखिम को संभाल सकता है। वैसे ये UCBs होते क्या हैं? ये सहकारी समितियां होती हैं जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकिंग का लाइसेंस मिला होता है। और भारत में अभी कितने UCBs हैं? 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 1457 UCBs हैं। इनका नियामक ढांचा थोड़ा अलग है। इस पर दोहरा नियंत्रण यानी डुअल कंट्रोल होता है। दोहरा नियंत्रण? वो कैसे? RBI इनके बैंकिंग से जुड़े काम जैसे लाइसेंसिंग, पूंजी, रणनीतियां इनको नियंत्रित करता है। और दूसरा नियंत्रण? वो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार यानी RCS का होता है। ये राज्य या केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हैं। दिलचस्प है। और RBI ने इनके रेगुलेशन के लिए एक टियर्ड स्ट्रक्चर भी बनाया है। जमा के आकार के आधार पर UCBs को 4 स्तरों में बांटा गया है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर गिग इकोनॉमी को लेकर है। हाँ, ये भी एक जरूरी डेवलपमेंट है। जो बड़े डिलीवरी एग्रीगेटर्स हैं, वो गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट की डिलीवरी की जो समय सीमा थी, उसे हटाने पर सहमत हो गए हैं। ये तो अच्छी खबर है। इससे गिग वर्कर्स की सुरक्षा बढ़ेगी। बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि गिग वर्कर्स के लिए बेहतर सुरक्षा और काम करने की स्थिति सुनिश्चित हो। वैसे गिग इकोनॉमी की परिभाषा क्या है? इसमें स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस नौकरियां शामिल होती हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर वो व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है। और इनकी चुनौतियां तो हम सब जानते ही हैं। काम और जीवन में संतुलन, आय में अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा की कमी। हाँ, और कैरियर में आगे बढ़ने के सीमित मौके। हालांकि सरकार ने इनके लिए कुछ पहल की हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, मजदूरी संहिता 2019 और ई-श्रम पोर्टल। अब बात करते हैं एक बड़ी रिपोर्ट की, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। हाँ, ये साल में 2 बार आती है, जनवरी और जून में। इस बार के संस्करण में भारत के लिए क्या खास है? भारत के लिए अच्छी खबर है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। वाह, इसका कारण क्या बताया गया है? कारण है मजबूत स्थानीय मांग, मजबूत निजी खपत, टैक्स सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या हालात है? वैश्विक स्तर पर तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। वैश्विक व्यापार वृद्धि 2026 में घटकर 2.2% रहने का अनुमान है। और एक चिंता की बात है। वो क्या? उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी ऋण 55 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। डिफ्लेशन। हाँ, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि 2014 के बाद पहली बार खाद्य कीमतों में अपस्फीति यानी -0.2% की गिरावट देखी गई। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इसे नकारात्मक मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तरों में लगातार कमी आती है तो उसे अपस्फीति कहते हैं। अच्छा, मतलब महंगाई कम होने की जगह कीमतें गिरने लगती हैं। हाँ, और इसके मुख्य कारण होते हैं कुल मांग में कमी, उत्पादकता में वृद्धि या मौद्रिक नीति में बड़े बदलाव। ठीक है, तो ये थी अर्थव्यवस्था की कुछ बड़ी खबरें। अब हम पर्यावरण और भूगोल की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ हमारा पहला विषय है जंगल की आग यानी वाइल्ड फायर्स। ये अब एक बढ़ते हुए आपदा जोखिम के रूप में देखे जा रहे हैं। क्या इस पर कोई रिपोर्ट आई है? हाँ, 2025 की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी GR25। इसके अनुसार वैश्विक जंगल की आग से लगभग 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। 106 बिलियन डॉलर्स, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और ये सिर्फ आर्थिक नुकसान है। FAO के अनुसार वाइल्ड फायर कोई भी अनप्लैन्ड और अनकंट्रोल्ड वनस्पति आग है जो सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन क्या जंगल की आग हमेशा बुरी ही होती है? मैंने सुना है कि इनकी एक पारिस्थितिकी भूमिका भी होती है। आपका कहना सही है। प्राकृतिक आग इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में मदद करती है और कुछ पौधों के पुनर्जनन में भी सहायता करती है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है इन आग का बढ़ता पैमाना और तीव्रता। इनके प्रतिकूल प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। जैसे पर्यावरण पर ये भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित करती हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं और एक खतरनाक क्लाइमेट फीडबैक लूप बनाती हैं। फीडबैक लूप मतलब आग से गर्मी और गर्मी से और आग। बिल्कुल, और इसका इंसानों पर भी सीधा असर पड़ता है। श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और इन आग की बढ़ने के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो जलवायु परिवर्तन है। बढ़ता तापमान, लंबा सूखा। इसके अलावा भूमि उपयोग में बदलाव जैसे वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। भारत में इससे निपटने के लिए क्या कोई पहल हुई है? हाँ, कई पहल हुई हैं। एक राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना है जिसे NAPFF कहते हैं। ये निवारक और समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर जोर देती है। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा होगा? जरूर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक वन अग्नि चेतावनी प्रणाली यानी FFAS है और एक वन अग्नि जियो पोर्टल भी है जो सारी जानकारी एक ही जगह पर देता है। लेकिन सबसे जरूरी है सामुदायिक भागीदारी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों यानी JFMCs के माध्यम से। ये मेंस के डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA की असेंबली। आज का 16वां सत्र अभी अबू धाबी UAE में संपन्न हुआ और इस असेंबली से पहले आयरिना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025। इस रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं? भारत के लिए क्या निष्कर्ष है? रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया भर में 16.6 मिलियन नौकरियां थीं, जिसमें चीन का दबदबा है। और भारत में इस क्षेत्र में 1.3 मिलियन नौकरियां थीं, मतलब वैश्विक हिस्सेदारी का 7.7%। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और सौर फोटोवोल्टिक और जल विद्युत रोजगार में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। क्या आयरेना के बारे में कुछ और बता सकते हैं? ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जरूर। आयरेना एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय मस्दर सिटी अबू धाबी में है। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नीति सलाह देना और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसकी एक प्रमुख रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक। पर्यावरण से जुड़ा एक और दिलचस्प टॉपिक है वॉकर और हैडली सर्कुलेशन। हाँ, ये हाल ही में चर्चा में था
क्योंकि पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में जो असामान्य ठंड देखी गई उसका संबंध ला नीना से प्रेरित इन सर्कुलेशंस के मजबूत होने से जोड़ा जा रहा है। ये वॉकर और हेडली सर्कुलेशन है क्या? आसान शब्दों में समझाइए। जरूर। वॉकर सर्कुलेशन को आप उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर एक पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाला हवा का चक्र समझिए। और हेडली सर्कुलेशन? हेडली सर्कुलेशन उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाला चक्र है। गर्म हवा भूमध्य रेखा के पास ऊपर उठती है, ध्रुवों की ओर जाती है और फिर सतह पर वापस भूमध्य रेखा की ओर लौटती है। ये धरती के मौसम को नियंत्रित करने वाले बड़े सिस्टम्स हैं। अच्छा, तो अब कुछ विविध समसामयिकी पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2016। हाँ, इसमें भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2025 में हम 85वें स्थान पर थे, अब 2026 में 80वें स्थान पर आ गए हैं। ये इंडेक्स किस आधार पर बनता है? ये इस आधार पर बनता है कि किसी पासपोर्ट के धारक बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों में जा सकते हैं। इसका डेटा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA से आता है। और टॉप पर कौन है? टॉप पर सिंगापुर ने अपना स्थान बनाए रखा है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक खबर। अति शीत परमाणु या अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। हाँ, भारत ने कोल्ड और अल्ट्रा कोल्ड एटम फिजिक्स में एक मजबूत उपस्थिति बनाई है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड है। ये होता क्या है? इसमें परमाणुओं को परम शून्य यानी -273 डिग्री सेल्सियस से बस कुछ ही अंश ऊपर तक ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा क्यों? ताकि उनकी गति इतनी धीमी हो जाए कि हम उनके क्वांटम व्यवहार को सीधे देख सकें। इस तापमान पर परमाणु कणों की तरह नहीं बल्कि तरंगों यानी वेव्स की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? जब परमाणु पर्याप्त ठंडे होते हैं तो उनकी डी ब्रॉगली तरंगें एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगती हैं और इससे पदार्थ की एक नई अवस्था बनती है जिससे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाल है। अब कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जो खबरों में थी, जैसे फूलों की घाटी। हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हाल ही में इसके पास आग लगने की खबर आई थी। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक मुख्य क्षेत्र है। और दूसरी जगह है कतर। हाँ, कतर। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर एक नया संयुक्त वायु और मिसाइल रक्षा समन्वय सेल खोला है। कतर की भौगोलिक स्थिति क्या है? ये पश्चिम एशिया में है। इसकी जमीनी सीमा सिर्फ सऊदी अरब से लगती है और यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। अब एक नई योजना के बारे में बात करते हैं, NPS वात्सल्य योजना 2025। हाँ, PFRDA ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आती है और इसका नियामक PFRDA ही है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कम उम्र से ही लंबी अवधि की बचत की आदत डालना। कौन शामिल हो सकता है इसमें? 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक, NRI और OCI सहित इसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूनतम शुरुआती और वार्षिक योगदान सिर्फ 250 रुपए है। बहुत अच्छा। और आखिर में भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे फसल कटाई के त्योहारों की बात कर लेते हैं। हाँ, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक खूबसूरत उदाहरण है। जैसे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मनाई जाती है, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पतंगों का त्योहार, तमिलनाडु में 4 दिवसीय पोंगल, पंजाब में लोहड़ी जो रबी फसलों की कटाई का प्रतीक है, और असम में माघ बिहू। हाँ, और तेलंगाना में कनुमा जो कृषि क्षेत्र के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है। तो आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। और कैसे वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय रुझान भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा कर रहे हैं। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि बदलते समय के साथ संस्थाओं और नीतियों का विकास बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में एक नए संतुलन की तलाश जारी है। इसी से मेरे मन में एक सवाल आता है, आने वाले दशक में भारत को अपनी विकास यात्रा को टिकाऊ और समावेशी यानी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव बनाने के लिए किन संस्थागत सुधारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? ये सोचने वाली बात है।